वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम चर्चा कर रहे हैं 19 अक्टूबर 2023 के दैनिक जागरण को। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि न्यूज़पेपर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, भले ही वो चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो। इससे हमारे सोचने का दायरा और हमारे विचार में बदलाव आते हैं और विभिन्न देश दुनिया के जो हालिया घटनाओं से हम रूबरू होते हैं। साथ ही साथ हमारे देश के जो राजनेता है, हमारी जो संसद है, वो हमारे लिए क्या कर रही है, जिसको हमने प्रतिनिधि चुनकर भेजा है वो क्या कर रही है, इसके बारे में हमें पता चलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के दैनिक जागरण के मुख्य आर्टिकल पर, फ्रंट पेज को। तो इसमें आज का फ्रंट न्यूज में जो समाचार है, अन्नदाताओं और केंद्रीय कर्मचारियों को की भरेगी झोली। कैसे? केंद्र सरकार समेत केंद्र सरकार समेत अ, केंद्र सरकार ने गेहूं समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 2 से 7% की बढ़ोतरी की। सबसे पहले बता दें कि एमएसपी क्या होता है। तो एमएसपी मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसको कोई भी फसल बोने के पहले ही सरकार डिसाइड कर देती है कि हम मार्केट में जो भी रेट हो हम इस रेट पर खरीदेंगे। मतलब कि 2275 रुपये मार्केट में, अगर 1900 रुपये भी हो गया मार्केट प्राइस, लेकिन सरकार 2275 रुपये में गारंटीड उसको खरीदेगी ही। इसको बोलते हैं एमएसपी। केंद्र सरकार ने गेहूं समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 2 से 7% की बढ़ोतरी की है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनने के बाद अब तक सबसे बड़ी वृद्धि है। गेहूं के एमएसपी को 150 रुपए बढ़ाकर अब 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सबसे ज्यादा वृद्धि मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए की हुई है। उद्देश्य है कि आम आदमी को दाल संकट से राहत मिले और किसानों के मुनाफे में वृद्धि हो। संसदीय चुनाव से पहले केंद्र के इस कदम के सियासी अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए यह फैसला लिया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर मसूर दाल के बाद सबसे ज्यादा राई और सरसों के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। गेहूं के बाद कुसुम के एमएसपी में भी है 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जौ के एमएसपी में 115 रुपए, चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। रबी फसलों के एमएसपी में केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप एमएसपी के उपज की लागत को राष्ट्रीय औसत से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की बात कही गई थी। औसत लागत पर अपेक्षित लाभ गेहूं के लिए 102%, राई एवं सरसों के लिए 98%, मसूर दाल के लिए 89% और चने और जौ के लिए 60% और कुसुम के लिए 52% है। 8 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में 31% बढ़ोतरी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है एमएसपी। एमएसपी किसी भी फसल के पैदावार को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अगर जिस फसल की एमएसपी ज्यादा होगी तो उसकी पैदावार ज्यादा करेंगे लोग, किसान जो है उसकी खेती ज्यादा करेगा। अगर वही फसल की अगर एमएसपी कम हुई तो क्या होगा कि उसकी खेती करना किसान कम चाहेगा और उसकी पैदावार कम होगी। तो जो मेन फैक्टर है एमएसपी है। जैसे कि दाल को आयात किया जा रहा है। दाल पर अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमें दाल की एमएसपी बढ़ानी होगी, जो कि सरकार ने बढ़ाया भी। साथ ही साथ
जो तेल का बहुत मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है, उसमें भी आत्मनिर्भरता अगर पानी है तो हमें भी सरसों, राई और सूरजमुखी जितने भी हैं जिनसे कुकिंग ऑयल बनते हैं, कुकिंग के लिए ऑयल यूज किया जाता है, उन पर जो है एमएसपी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो है उसकी पैदावार बढ़े और आत्मनिर्भरता बढ़ सके, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। तो सरकार ने कुछ अहम कदम उठाया है एमएसपी को लेकर, कुछ गेहूं और जो दलहन और तिलहन को लेकर। तो ये था फ्रंट न्यूज का। महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, रेल कर्मचारियों का 78 दिन का भरोसा। इतना इम्पोर्टेंस नहीं है इस न्यूज का। अस्पताल हमला, ये भी इसराइल हम पे। अब सीधा हम चलते हैं एडिटोरियल पे। एडिटोरियल पे क्या है? एडिटोरियल न्यूज पे जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारी सोच को मल्टी डायमेंशनल और गहरा करने में काम आता है। तो ये था आज का ये एडिटोरियल। ओझल होते आरक्षण के मुद्दे। तो आरक्षण को किस उद्देश्य से लाया गया था? आरक्षण को इस उद्देश्य से लाया गया था, कोई जातिगत, कोई अगर आर्थिक पिछड़ापन या जातिगत या फिर सांस्कृतिक पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए आरक्षण लाया गया था। लेकिन अब उसके जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था, समानता के लिए, तो वो उद्देश्य अब ओझल दिखते नजर आ रहे हैं। अब लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं कि बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े सामने आने के साथ ही आरक्षण बढ़ाने की मांग होने लगी है। आरक्षण को लेकर आ रहे बयानों से यही झलकता है कि अब आरक्षण के उद्देश्य पर कोई विवेक विचार नहीं रह गया है। वर्षों पहले जब आरक्षण का प्राविधान अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए किया गया था, तो आज जैसी स्थिति नहीं थी। तब केवल आरक्षण का उद्देश्य स्पष्ट था, बल्कि उसकी अवधि भी सीमित रखी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए की थी, क्योंकि वह शीघ्र ही सबके लिए समान व्यवस्था चाहते थे। कुछ को सदा के लिए स्थायी विशेषाधिकार देना उनका उद्देश्य न था। पर 7 दशक बाद भी न केवल मूल आरक्षण जारी है, बल्कि नए नए समूहों और रूपों में आरक्षण बढ़ता गया है। आरक्षण के परिणामों का कोई अध्ययन सर्वेक्षण आज तक किसी स्तर पर नहीं किया गया है। इससे भी स्पष्ट है कि आरक्षण के मूल उद्देश्य भुलाए जा चुके हैं। सारा मामला बदलकर संसाधनों पदों की छीना झपटी ही हो गया है। हमारे नेता और नीतिकार यह बखूबी समझ चुके हैं कि आरक्षण ऐसी नीति हो गई है जिसके घोषित लक्ष्य पाना असंभव दिखता है। एक बड़ा नेता कला और संस्कृति में भी आरक्षण की चाह जता चुके हैं। खेलकूद, सिनेमा आदि में भी आरक्षण की मांग हो सकती है। तब जैसे खिलाड़ी, संगीतकार, पटकथा लेखक आदि बनेंगे, वैसे ही हजारों विधायक, प्रोफेसर जैसे शैक्षिक संस्थान प्रमुख आदि बने हुए हैं। यह दुर्दशा दिखता नहीं तो इसलिए क्योंकि राजनीतिक वर्ग ने वास्तविक काम और गुणवत्ता की चिंता छोड़ दी है। उसका सारा ध्यान मुख्यतः दलीय प्रतिस्पर्धा और सत्ता पर रहता है। किसी भी तरह का आरक्षण प्रायः किसी अधिक योग्य को वंचित करता है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा था कि 70 साल बाद भी आरक्षण जारी रखकर हम सामाजिक झगड़ा बढ़ा रहे हैं। यह झगड़ा केवल सत्ता दखल की लड़ाई हेतु उपयोगी समझा जाता है। नए नए आरक्षण प्रस्ताव उसी के लिए आते हैं, उसका समाज से कोई संबंध नहीं है। कोई न्याय दर्शन और सामान्य बुद्धि यह नहीं कहती कि किसी को इसलिए वंचित करें क्योंकि सदियों पहले उसके पूर्वजों ने दूसरों को वंचित किया होगा। एक तो किसी को पूर्वजों के जुर्मों की सजा देना अनुचित है। दूसरे, उन पूर्वजों ने कोई जुर्म किया, यह मान्यता भी बस थोप दी गई है। न केवल परीक्षण हुआ है, न प्रमाण है। शायद इसलिए इस मान्यता का परीक्षण नहीं किया गया।
अब आरक्षण केवल राजनीतिक हथियार बन चुका है, इसमें सभी दल लिप्त हैं, इसलिए जब न्यायपालिका किसी आरक्षण को कुछ सुधारता भी है तो संविधान संशोधन कर उसे पलट दिया जाता है। अब तक कम से कम 7 बार यह हो चुका है। ध्यान दें कि एक बार भी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की गारंटी के लिए कोई विधेयक नहीं लाया गया। यह स्पष्ट है कि देश में सभी के लिए समान अवसर बनाना हमारे नेताओं की प्राथमिकता ही नहीं है। भारत में हर कहीं अंग्रेजों का वर्चस्व होना सबसे बड़ी विषमता और भेदभाव है, जिसमें देश के हर कोने में हर समूह के असंख्य लोग उपेक्षित होते हैं। दूसरी ओर सत्ता राजनीति के लोभ से ईसाई और मुस्लिम समूहों को भी जातिगत आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिसका मजहब जाति जैसे चीज मानता ही नहीं। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तरलोचन सिंह के अनुसार 58 जातियों और 14 जनजातियों में मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। यानी एक ओर हिंदू समाज को जाति के लिए रोज लांछित रहना और दूसरी ओर जाति विहीन समुदाय को भी जाति आरक्षण देना, यह दोहरापन नेताओं की लोभ मानसिकता से चल रहा है। सारा विमर्श किसी न किसी तरह की अलगाववादी पहचान को बढ़ाने के लिए होता है, जो भी जाति मजहब भेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सामाजिक विमर्श और नीति निर्माण की बात करता है तो उसे गालियां दी जाती। यह देश के लिए घातक है। भारत अन्य देशों के सामने मानसिक और बौद्धिक रूप से कमजोर बन रहा है। राजकीय तंत्र की भूमिका और आकार तो बढ़ते गए, किंतु योग्यता की परवाह नहीं रही। यदि महत्वपूर्ण स्थानों पर आधे लोग भी योग्यता को पीछे कर अन्य विविध कारणों से नियुक्त हो रहे हैं, तो यह संपूर्ण राज्य तंत्र को सक्षम करेगा। इस प्रकार 70 साल पहले अपवाद मानकर शुरू की गई पहल आज नियम को ही बर्बाद कर चुकी है। अब आरक्षण को समयबद्ध करके दुर्बलों की सहायता की वैकल्पिक उपाय करना ही श्रेयस्कर है, ताकि वे भी सक्षम बन सके। दुर्बल समूह को योग्य बनाने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। कुपोषण ग्रस्त को विशेष भोजन और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था दी जानी चाहिए। इसी तरह अध्ययन प्रशिक्षण के लिए रियायती या मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। कोई परिवार अपने बच्चों के सहयोग के बिना जीविका उपार्जन में कठिनाई महसूस करे तो उसे अधिक सहायता दी जाए, जिससे वे बच्चे को भली भांति पढ़ा सके। जब काम परीक्षण और प्रतियोगिता का समय आए तो सभी स्थानों पर योग्यता को ही पैमाना माना जाए, यही सकारात्मक कार्यवाही होगी। आज यह कोई नहीं कहता कि आरक्षण की सुविधा प्राप्त जातियों की स्थिति 7 दशक पहले से बदतर है। आज जब आरक्षित वर्ग के लोग सभी सत्ता निकायों, सर्वोच्च पदों और राजकीय संस्थानों में उपस्थित है, तब भी विशेष अधिकारों का जारी रहना सबके लिए हानिकारक है। आज हर हाल में नए आरक्षण घातक ही सिद्ध होंगे। सभी नेताओं को मिलकर पुराने आरक्षणों को एक समय सीमा में बांध देना चाहिए और देश की सभी प्रतिभाओं को अपना समझकर विचार करना चाहिए। नेताओं को यह सोचना चाहिए कि भारत के युवा, चाहे वे किसी भी जाति समुदाय के हों और कितने भी कम शिक्षित और गरीब हों, बाहर देशों में जाकर विभिन्न मोर्चों पर बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। अमेरिका, यूरोप या अरब में उन्हें कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी वे अपनी जगह बना लेते हैं। तब भी देश में ही उन्हें तरह तरह की बैसाखी देना अंततः सभी समुदायों की हानि है। लेखक, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर वरिष्ठ तमकार। तो जो आरक्षण है वो जो सक्सेस का एक टूल्स बन चुका है। जो भी पार्टी अगर आरक्षण की बात करेगा तो अब अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा जनता को आकर्षित कर सकता है, अपने वोट बैंक बढ़ा सकता है। तो
जो आरक्षण का मूल उद्देश्य था गरीब तबकों, कमजोर तबकों को सहारा देना, सहयोग, उनको सामने लाना, तो उनको एक अन्य विकल्प के तौर पर, ना कि आरक्षण के तौर पर, अन्य विकल्प के तौर पर उनको काम देना, प्रशिक्षण देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतर कर कर उनको जो है मजबूती प्रदान करके आरक्षण जैसे भद्दा मुद्दों को हटा देना चाहिए, ताकि समानता और सभी जो जो कैपेबल है, जिसके अंदर क्षमता है, गुणवत्ता है, उनको मौका दिया जा सके। तो ये था ओझल होते हुए आरक्षण के मुद्दे उद्देश्य। अब हम नेक्स्ट जो एडिटोरियल है उस पे देखते हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? क्योंकि आजादी के बाद वर्ष 1951 की जनगणना में देश की लगभग 36 करोड़ थी। आजादी के बाद वर्ष 1951 की जनगणना में देश की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी। 2011 में बढ़कर करीब 121 करोड़ हो चुकी है। चूंकि 2021 में जनगणना नहीं हो पाई है, फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि देश की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ यानी चीन से भी ज्यादा हो गई है। सीमित जनसंख्या, सीमित जन संसाधन सीमित संसाधन जनसंख्या का बोझ नहीं उठा सकते, अतः जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे का नारा दिया गया। आगे चलकर हम में इसमें सुधार करते हुए हम दो हमारे दो का नारा आया। लोगों को इसका महत्व समझाते हुए परिवार नियोजन एवं नसबंदी का न केवल आग्रह किया गया, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इसे सफल बनाने के लिए व्यापक अभियान भी चलाया। धीरे धीरे देश ने इसके महत्व को समझ लिया। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने भी यह निर्णय लिया कि जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं वे स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते। इन सब का ही परिणाम था कि 1961 से 71 तथा 71 से 81 के समय जो देश जनसंख्या वृद्धि दर 24.8% थी, वह 2001 से 11 के बीच घटकर 17.71% रह गई। 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि 235.33% रही, जिसमें हिंदू जनसंख्या 218% रही, तो मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि 86.37% रही, यानी हिंदुओं से 1.5 गुना ज्यादा दर मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी है। इसे देखते हुए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी। इसी बीच देश में जातीय जनगणना की मांग को उछाला गया। पिछले दिनों बिहार सरकार की ओर से जारी जातीय गणना के अनुसार राज्य में पिछड़ी वर्ग की जनसंख्या 27.12% और प्रतिशत यानी पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 36.1%, यानी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या 63.13% है। यह आंकड़ा हिंदू समाज में सवर्ण बनाम पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम पर वैमनस्य बढ़ाने का एक हथकंडा बन सकता है। सवर्ण वर्ग को लग सकता है कि हम तो देश हित में परिवार नियोजन का स्वीकार कर जनसंख्या नियंत्रण में राष्ट्रीय संकल्प का हाथ दे रहे हैं, पर अन्य वर्ग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर नहीं है। जैसे बिहार में भी यदि यादव तथा मुस्लिम को छोड़ दिया जाए तो पिछड़ों या अति पिछड़ों की आबादी में कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। आंकड़ों की माने तो बिहार की कुल आबादी में 13,07,25,310 में हिंदू पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 2,45,75,50 यानी 18.79% तथा हिंदू अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 4,11,14 यानी 31.43% है। अगर दोनों को जोड़ दें तो पिछड़ा और अन्य अति पिछड़ा की जनसंख्या 50.22 है, न कि 63.13% जैसा कि प्रचारित किया गया। दरअसल
शेष मुस्लिमों की जनसंख्या है। जाति जनगणना के आंकड़ों के प्रति मुस्लिम जनसंख्या का 72.87% पिछड़ा या अति पिछड़ा के रूप में शामिल कर दिया गया है। वर्ष 1931 तथा 1923 की जातीय गणना में जातियों के प्रतिशत को देखने पर यह बात सामने आई कि बिहार में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार व कायस्थ जाति का प्रतिशत घटा है। उपरोक्त जातियों के अलावा पिछड़ा वर्ग के कुर्मी और कुशवाहा जाति का प्रतिशत भी घटा है। अनुसूचित जाति के डोम के अलावा केवट, कौरा और धनुष जाति का प्रतिशत भी घटा है, जहां ब्राह्मण 5.53 से घटकर 3.65%, राजपूत 5 से घटकर 3.45। तो ये सब बिहार की जाति जनगणना राजनीतिक नफा नुकसान का विश्लेषण भी की जा सकती है, नफा नुकसान का विश्लेषण भी की जा रही है। पूछा जा रहा है कि क्या मुस्लिम यादव समीकरण को ध्यान में रखकर आंकड़ों को प्रभावित किया गया है। 1951 में जाटव और मोची को दो जाति के रूप में देखा गया था। 1931 की जनगणना में कुशवाहा और दागी को भी एक मानकर उनकी गणना की गिनती की गई थी, पर 2023 की गणना में इनको दो जाति माना गया है। सवाल है कि जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी का नारा क्या देश की जनसंख्या नियंत्रण पर हिस्सेदारी का नारा क्या देश की जनसंख्या नियंत्रण की नीति से मेल खाता है। ध्यान रहे 1947 में देश के विभाजन का आधार जनसंख्या ही था। जिस तरफ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वह इलाका भारत से कट गया। आज भी मुस्लिम बहुल कश्मीर को भारत से काटने के लिए इस्लामिक ताकतें लगी हुई हैं। देश के जातिवादी नेता अपनी जाति की संख्या दिखाकर ही दल या सत्ता में अपनी हिस्सा की मांग करता है। इसी कारण बिहार की जाति गणना के बाद विशेष देश में जाति गणना की मांग उठ रही है। अपनी जाति के लोगों से अपील करके कि वे परिवार नियोजन को नकार दें और अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले समय में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग उठने वाली है। आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की मांग अभी भी होने लगी है। जनसंख्या पर लगाम लगाई जाए, यह मांग अब ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। वास्तव में जाति गणना के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण भी राष्ट्र की आवश्यकता है, इस पर भी अधिक ध्यान देना होगा। तो जाति गणना जैसे हो रही है तो उसमें रिसोर्सेज की कमी और संसाधनों, पानी, आवास, रेल अन्य संसाधनों की कमी हो रही है और जातिगत जनगणना आने वाले दिन में किसी भी सांप्रदायिक दंगा या फिर सांप्रदायिक विस्फोट के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो जाति जनगणना और भी वो है डेंजरस हो सकता है और साथ ही जनसंख्या के नियंत्रण में अप्रभावी रूप से एक फैक्टर के रूप में कार्य कर सकता है। तो जाति जनगणना के लिए जरूरी है कि उसमें जनसंख्या नियंत्रण भी हो। ओके, तो जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ जाति जनगणना हो सकता है देश के उद्देश्यों को काबिल रखे। तो ये था आज का फ्रंट न्यूज और एडिटोरियल्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए।